6 अगस्त 1945 की वो खिलखिलाती सुबह। समय लगभग 8:15। स्थान हिरोशिमा, जो कि विश्व इतिहास पढ़ाने वाली किसी भी देश की किताब में छपने जा रहा था सदा के लिए। एक जापानी नॉटिकल इंजीनियर सुतोमू यामागुची, जिनका जन्म 16 मार्च 1916 को नागासाकी में हुआ था, वह साल 1945 में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए तेल टैंकरों को डिजाइन कर रहे थे। वह यहाँ हिरोशिमा शहर कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में टेम्परेरी बेसिस में काम करने आए थे और यामागुची यहाँ अपने देश के लिए जहाजों और तेल टैंकरों को डिजाइन करने में व्यस्त थे। जैसे ही उन्होंने अपना 3 महीने का प्रोजेक्ट पूरा किया, अब वह अपने पैतृक शहर नागासाकी जाने की प्लानिंग में लगे थे। क्या ये कहना उचित होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में यामागुची का भाग्य उनकी परीक्षा लेने को तत्पर हो उठा था। 6 अगस्त की एक रोज जब वह अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे, चलते चलते जैसे ही उन्होंने खुले आसमान की ओर अपनी दृष्टि डाली, उन्होंने देखा हिरोशिमा के खुले नीले आसमान के ऊपर उड़ते हुए एक B-29 बम वर्षक विमान आसमान में कानों में सीटियां बजाता हुआ बड़ी तेज रफ्तार में जा रहा था। तभी 2 पैराशूटों से जुड़ी एक छोटी वस्तु विमान से बाहर गिर गई और यामागुची को जो अगली बात याद थी वह थी उस चमकीले आग के गोले के बारे में, जिसकी आग की लपटें 580 मीटर ऊंची थी और चमड़ी झुलसाने वाली गर्मी पैदा कर रही थी। वो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अपने साथ लाया था। वो काली राख के गुब्बार के बादल हिरोशिमा शहर का पीछा करते हुए उसे निस्तेनाबूद करना चाहते थे। 13 किलोटन वजन के यूरेनियम परमाणु बम, जिसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, ने हिरोशिमा शहर का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया था। आसमान में बम फटते ही धमाके के कंपन ने यामागुची को पास के आलू के खेत में एक खाई में जा धकेला। बम को गिराने वाले विमान एनोला गे ने उस शहर को निशाना बनाया था, जो युद्धकालीन नीति की दृष्टिकोण से जापान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था। यामागुची को थोड़ी देर में होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोलनी चाहिए, किंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि पूरी दुनिया अब पूरी तरह से काली हो गई थी। भाई, उस भयानक विस्फोट ने उन्हें अंधा नहीं किया था, बल्कि लिटिल बॉय के काले तूफान ने सूरज को ही निगल लिया था। यामागुची के हाथ और चेहरा बुरी तरह झुलस गए थे और उनके कान के पर्दे भी फट गए थे। जैसे ही लिटिल बॉय का आतंक समाप्त हुआ, उन्होंने शहर के ऊपर एक विशाल काले मशरूम जैसा बादल देखा। वह बुरी तरह से जल गए थे और बामुश्किल ये समझ पा रहे थे कि यह आखिर हुआ क्या था। फिर भी घायल होकर उन्होंने ढहती इमारतें, आग और सड़कों पर पिघलती लाशों के शहर में से अपना रास्ता बनाया। एक जगह उनको जली हुई लाशों से भरी एक नदी भी पार करनी पड़ी थी। जैसे तैसे अंततः यामागुची ट्रेन तक पहुंच गए, जो कि आश्चर्यजनक रूप से अभी भी चल रही थी। यह ट्रेन उन्हें अपने गृह नगर नागासाकी पहुंचाने वाली थी। यहाँ हिरोशिमा में 1,40,000 लोग जो उस सुबह शहर में थे मारे गए। अन्य कई महीनों बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए। अब यामागुची अपने घर, जो कि 180 मील पश्चिम में नागासाकी शहर था, 8 अगस्त को पहुँचे। परंतु वो क्या जानते थे कि अब कल मतलब कि 9 अगस्त को यहाँ नागासाकी में भी दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब फैटमैन का महाभयानक तांडव होने वाला है और अब नागासाकी शहर की बारी थी। कथित तौर पर पहले यह हमला फुकुओका में कोकुरा शहर पर होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते और बादलों के गहरे आवरण के कारण बम वर्षक विमान को नागासाकी शहर की ओर मोड़ दिया गया। अब यामागुची कुछ प्राथमिक उपचार लेकर अपने झुलसे हुए घावों पर पट्टियां बांधकर काम पर अपने ऑफिस पहुंच गए। यामागुची ने किसी अन्य दिन की तरह काम के लिए सूचना दी, लेकिन उनके वरिष्ठों ने उन्हें हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बैठा दिया। उनसे हिरोशिमा त्राजदी के बारे में कई प्रश्न पूछे गए और फिर यामागुची के द्वारा हिरोशिमा शहर की
तबाही की कहानी पर विश्वास ना करते हुए बोले कि दुनिया के किसी भी बॉम्ब में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वह पूरे शहर को ही खा जाए। तभी 9 अगस्त समय 11:02 पर नागासाकी के ऊपर बॉक्सकार नामक बम वर्षक विमान ने 25 किलो टन का प्लूटोनियम बम, जिसका नाम फैट मैन था, गिरा डाला। अब इस नागासाकी वाले हादसे में भी यामागुची, उनकी पत्नी और बेटा बच गए और अगला 1 सप्ताह उन लोगों ने एक आश्रय में बिताया जो उनके घर के पास था। उनके बेटे की 59 वर्ष की आयु में कैंसर से मृत्यु हो गई। नागासाकी के लगभग 70,000 से अधिक अन्य निवासी इतने भाग्यशाली नहीं रहे और वो फैटमैन के भयानक तबाही से मारे गए या न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हुए। लेकिन यामागुची पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों परमाणु विस्फोटों के समय ग्राउंड जीरो पर उपस्थित थे, चाहे हिरोशिमा हो या नागासाकी। उन्होंने लिटिल बॉय और फैट मैन दोनों से टक्कर ली थी और दोनों के भयानक पंजों से घायल होकर जीवित बचे रहे थे। अब 2009 में उनकी मृत्यु से 1 साल से भी कम समय पहले नागासाकी मूल निवासी सुतोमो यामागुची को जापानी सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से एक निजु हिबाकुशा के रूप में मान्यता प्रदान की। निजु हिबाकुशा या डबल हिबाकुशा शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो 2 बार हिरोशिमा एवं नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब हमले में से सकुशल जीवित बचा हो। 4 जनवरी 2010 93 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, जबकि अन्य बचे लोगों की बॉम्ब से उत्पन्न रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण कैंसर और अन्य बीमारियों से समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। किंतु यामागुची एक कान से बहरेपन के अलावा अपेक्षाकृत अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे थे। हिबाकुशा और उनके बच्चों को विशेष रूप से काम और शादी के मामले में अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोगों को रेडिएशन की पॉइजनस प्रभावों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं पता था और न ही उन्हें रेडिएशन इफेक्ट्स की सटीक जानकारी थी और कई लोग तो इसे संक्रामक भी मानते थे। यामागुची के जीवन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री मूवी है ट्वाइस बॉम्ब्ड द लेगेसी ऑफ यामागुची सुतोमो। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है इकासारे तेइरु इनोची ए लाइफ वेल लिव्ड। उनका ध्यान भविष्य था, परमाणु हथियारों को खत्म करना और विश्व शांति के लिए अभियान चलाना। 2 बार एटॉमिक बमबारी झेली और दोनों बार जीवित बचे रहे। उन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी लिखा और प्रतिक्रिया प्राप्त की थी। हिरोशिमा और नागासाकी में दोनों परमाणु बम विस्फोटों से बचे सुतोमो यामागुची ने जीवन जीने की अपार प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। उनके जीवन को परमाणु युद्ध की अकल्पनीय भयावहता से जोड़ा गया था, किंतु उन्होंने हमेशा अपने जीवन में परमाणु हथियारों के उन्मूलन की वकालत की। उनकी विरासत जीवन के मूल्यों की याद दिलाती है। आने वाले समय में हम मानवता और वैश्विक शांति की कामना करते हैं। धन्यवाद।